सुबह के 6 बज गए थे। अनुषा नहा धोकर तैयार हो गई। ससुराल में आज उसका पहला दिन था, वरना शादी के पहले मजाल क्या कि वह कभी 8 बजे सुबह से पहले उठी हो। विदाई के समय माँ ने उसे समझाया था, बेटी, लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें अपने संस्कार और पत्नी धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सिर पर पल्लू रखकर रोजाना सास ससुर का आशीर्वाद लेना, कभी भी पति का साथ न छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न खोना और मुंह से कभी कटु वचन न कहना। जैसी आपकी आज्ञा माँ। यह कहकर जिस अंदाज में अनुषा ने कहा था, उसे सुनकर विदाई के क्षणों में भी माँ के चेहरे पर हंसी आ गई थी। अनुषा ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। बीती रात की रौनक उसके चेहरे पर लाली बनकर बिखरी हुई थी। भींगी जुल्फे संवारते हुए प्यार भरी नजरों से उसने बेसुध अपने पति भुवन की तरफ देखा। भुवन से वैसे तो उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच के समय में वे कई दफा एक दूसरे से मिले थे। इसी दरमियान अनुषा के दिल में भुवन के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। तभी तो शादी के समय उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वह अरेंज्ड मैरिज कर किसी अजनबी को जीवन साथी बना रही है। उसे लग रहा था जैसे लव मैरिज की तरह ही उसे अपने प्रियतम के घर वह जा रही है। बाल संवार कर और सिर पर पल्लू रखकर अनुषा सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सास ससुर बैठक रूम में सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। अनुषा ने उनको अभिवादन किया और किचन में घुस गई। उसने अपने हाथों से सुबह का नाश्ता तैयार कर खिलाया तो ससुर ने आशीष स्वरूप उसे 5,000 रुपये दिए। सास ने अपने गले से सोने की चेन निकाल कर दी। तब तक भुवन भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। भुवन ने अनुषा को बताया था कि अभी ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग्स है, इसलिए 2-3 दिन मीटिंग्स और दूसरे काम निपटाकर अगले सप्ताह दोनों हनीमून के लिए निकलेंगे। इसके लिए भुवन ने 10 दिनों की छुट्टी भी ले रखी थी। भुवन का ऑफिस टाइम 10 बजे का था। ऑफिस ज़्यादा दूर भी नहीं था घर से और जाना भी अपनी गाड़ी से ही था। फिर भी भुवन ठीक 9 बजे घर से निकल गया तो अनुषा को कुछ अजीब लगा, मगर फिर सामान्य होकर वह खाने की तैयारियों में जुट गई। तब तक काम वाली भी आ गई। अनुषा को ऊपर से नीचे तक तारीफ भरी नजरों से देखने के बाद काम वाली धीरे से बोली, शायद अब भुवन भैया उस नागिन के चंगुल से बच जाएंगे। यह क्या कह रही हो तुम? काम वाली की बात पर आश्चर्य और गुस्से से अनुषा ने कहा। वह मुस्कुराती हुई बोली, बस बहुरानी, कुछ ही दिनों में आपको मेरी बात का मतलब समझ आ जाएगा। 2-3 दिन इंतजार कर लो। कहकर वह काम में लग गई। फिर अनुषा की तारीफ करती हुई बोली, वैसे बहुरानी बड़ी खूबसूरत हो तुम। अनुषा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके तो दिमाग में बस नागिन शब्द घूम रहा था। उसे नागिन का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। पूरे दिन अनुषा भुवन के फोन का इंतजार करती रही। दोपहर में भुवन का फोन आया। दोनों ने आधे घंटे प्यार भरी बातें की। शाम में भुवन को आने में देर हुई तो अनुषा ने सास से पूछा। सास ने निश्चिंतता भरे स्वर में कहा, आ रहा होगा, थोड़ा ऑफिस के दोस्तों में बिजी होगा, तुम चिंता मत करो। 8 बजे के करीब भुवन घर लौट आया। साथ में एक महिला भी थी। लंबे छरहरी नजाकत और अदाओं से लवरेज व्यक्तित्व वाली उस महिला ने स्लीवलेस 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी। होठों पर गहरी लिपस्टिक और हाई हील्स में वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अनुषा को भरपूर निगाहों से देखने के बाद भुवन की ओर मुखातिब हुई और हंसकर बोली, गुड चॉइस भुवन, तो यह है आपकी बेटर हाफ। अच्छा है। बिना किसी के कहे ही वह सोफे पर पसर गई। सास जल्दी से 2 गिलास शरबत ले आई। शरबत पीते हुए उसने शरबती आवाज में कहा, भुवन, जिस दिल में मैं हूँ उसे तुमने किसी और को तो किराए पर नहीं दे दिया। उस महिला के मुंह से ऐसी बेतुकी बातें सुनकर अनुषा के भवें चढ़ गई। उसने प्रश्नवाचक नजरों से अपने पति भुवन की ओर देखा और फिर सास की तरफ देखा। सास ने तो कुछ नहीं कहा और भुवन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यार टीना, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। मजाक कौन कर रहा है भुवन? मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ। वैसे अनुषा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आगे भी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। आखिर मैं भुवन की अच्छी और सच्ची दोस्त जो हूँ, तुम्हारी भी दोस्त हुई ना। बेटर हाफ जो हो तुम उसकी। वह बार बार बेटर हाफ शब्द पर जोर दे रही थी। अनुषा उसका मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। टीना ने फिर से अदाएं अपनी बिखेरते हुए कहा, आज की रात तो नींद नहीं, चैन भी नहीं आएगी, है ना भुवन? 5-10 मिनट रुककर वह जाने के लिए खड़ी हो गई। भुवन उसे घर छोड़ने चला गया। अनुषा ने सास से सवाल किया, यह कौन है माँ जी जो भुवन पर इतना अधिकार दिखा रही है? सास ने कहा, देखो बेटा, अब तुम भुवन की पत्नी हो, इसलिए इतना तो तुम्हें जानने का हक है ही कि वह कौन थी। दरअसल
बेटा तुम्हें उसको भुवन की जिंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है, हम सब को भी उसे स्वीकार करना पड़ा है। पर क्यों सासू माँ, क्या भुवन का उसके साथ कोई रिश्ता है? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं है बहू, पर बस यह जान लो कि उसके बहुत से एहसान हैं हमारे ऊपर। वैसे तो वह उसकी बॉस है, मगर भुवन को इस मुकाम तक पहुंचाने में उसने काफ़ी मदद की है। अपने पावर का उपयोग कर भुवन को ऑफिस में काफ़ी अच्छा ओहदा दिलाया है। बस भुवन पसंद है उसे और कुछ नहीं। इतना क्या कम है सासू माँ? वह तो पत्नी की तरह हक दिखाते हैं भुवन पर। बहू, कभी कभी हमें जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। एक दो बार भुवन ने जॉब छोड़ने की भी कोशिश की, मगर उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली और टीना के ऐसे धमकी देने से भुवन थोड़ा डर गया। भुवन के प्रति आकर्षित है वह, इसलिए उसको अपने ऑफिस से निकालने भी नहीं देती। तब तक ससुर जी उसे समझाने आ गए। सच कहूँ बहू तो उसने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए। मेरे हार्ट की सर्जरी कराने में भी पानी की तरह पैसे बहाए। इन सब के बदले भुवन का थोड़ा वक्त ही तो लेती है वह। सुबह भुवन 1 घंटे जल्दी चला जाता है ताकि उसके साथ समय बिता सके, और रात में थोड़ा अधिक रुक जाता है। बस इतनी ही डिमांड है उसकी। यदि टीना को भुवन इतना ही पसंद था तो उसी से शादी क्यों नहीं करा दिया आप लोगों ने? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अनुषा ने अपनी सास से फिर से सवाल किया। सास ने कहा, बेटा टीना शादीशुदा है, उसकी शादी भुवन से हो ही नहीं सकती। शादी के दूसरे दिन ही अपनी जिंदगी में आए इस कड़वे अध्याय को पढ़कर अनुषा विचलित हो गई थी। सोचा माँ को हर बात बता दे और सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, मगर फिर माँ की कही बातें याद आ गईं कि हमेशा धैर्य बनाए रखना। आधे घंटे में भुवन वापस लौट आया। खा पीकर और बर्तन निपटाकर जब अनुषा अपने कमरे में पहुंची तो देखा भुवन टीना से बातें कर रहा है। अनुषा को देखते ही उसने फोन काट दिया और अनुषा को अपनी बाहों में भरने लगा। अनुषा छिटक कर अलग हो गई और उलाहने भरे स्वर में बोली, मेरी सौतन से बातें कर रहे थे? भुवन हंस पड़ा। अरे यार, सौतन नहीं है वह, बस मुझ पर मरती है और मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत हुकअप कर लेता हूँ, बस और क्या। खूबसूरत है, साथ चलती है तो अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। बेशर्मी से बोलते हुए भुवन सहसा ही सीरियस हो गया। देखो अनुषा, जीवन साथी तो तुम ही हो मेरी। मेरे जीवन का हर रास्ता लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। वह तो ठीक है भुवन, मगर ऐसा कब तक चलेगा? इस टीना को तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ना कहीं तुम भी तो उसे भाव देते होगे, तभी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। भुवन ने कहा, देखो यार, मेरा तो एक ही फंडा है, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाती है और थोड़ी उसे। इसमें गलत क्या है? ऑफिस में मेरा पोजीशन बढ़ाती है और मैं उसे थोड़ा प्यार दे देता हूँ, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दिल में तो केवल तुम ही हो अनुषा। कहकर भुवन हंस पड़ा, लेकिन अनुषा ने कहा, नहीं भुवन, जब तक यह मसला खत्म नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। समय इसी तरह निकलने लगा। लगभग रोजाना ही टीना घर आ धमकती। वह जब भी आती भुवन के साथ फ्लर्ट करती, अदाएं बिखेरती और अनुषा पर व्यंग कसती। एक दिन भुवन के बालों को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए शोक आवाज में बोली, एक राज बताऊं अनुषा, तुम्हारे काम आएगा। अनुषा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर टीना ने बोलना जारी रखा। पता है भुवन कब खुद पर काबू नहीं रख पाता? कब? भुवन ने टोका तो हंसते हुए टीना बोली, जब कोई लड़की हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर उसके करीब आ जाए, फिर तो भुवन का खुद पर भी वश नहीं चलता। सुनकर भुवन सकपका गया और टीना हंसती हुई बोली, वैसे अनुषा एक बात और बताऊं? भुवन के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए टीना ने कहा तो अनुषा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अनुषा को और भी ज्यादा जलाती हुई टीना बोलने लगी, काले टी शर्ट और ग्रे जींस में तुम्हारा पति इतना हैंडसम लगता है कि बस फिर दुनिया का कोई भी पुरुष तुम्हारे पति के आगे पानी भरे। अनुषा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, मगर टीना ने अपने फ्लर्टी अंदाज में बोलना जारी रखा, जानते हो भुवन, तुम्हारी कौन सी अदा और कौन सी चीज मुझे अपनी तरफ खींचती है? टीना अनुषा को सुनाने के क्रम में बोलती जा रही थी। अनुषा का गुस्सा देख भुवन टीना के पास से उठकर दूर खड़ा हो गया तो नजाकत के साथ उसके करीब से गुजरती हुई टीना बोली, यह तुम्हारा सब जानकर भी अनजान बने रहने की अदा। तौबा, दिल का सुकून छीन जाता है जब तुम्हारी निगाहों में अपनी मोहब्बत देखती हूँ। चलो अब चलती हूँ मैं, वरना तुम कोई गुस्ताखी ना हो जाए मुझसे। इस तरह की बेशर्मियाँ टीना अक्सर करती रहती। हनीमून पर जाने से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन रविवार था। भुवन सुबह से ही अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। अनुषा दोपहर के खाने की तैयारियों में लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
तो अनुषा ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने टीना खड़ी थी, खुले बाल, स्लीवलेस टॉप और जींस के साथ डार्क रेड लिपस्टिक में। उसे देखकर अनुषा का चेहरा बन गया। टीना नकली हंसी बिखेरती अंदर घुस आई और पूछा, नई दुल्हन, आपके श्रीमान जी कहाँ हैं? वे अपने कमरे में काम कर रहे हैं, अनुषा ने जवाब दिया। टीना ने कहा, ओके, मैं मिलकर आती हूँ। अनुषा ने फिर कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। अनुषा के इस कथन पर टीना ठहाके मारकर हंसती हुई बोली, आंटी जी, सुना आपने? आपकी बहू तो मुझसे औपचारिकताएं निभा रही हैं। उसे पता ही नहीं कि मैं इस घर में किसी भी कमरे में किसी भी समय जा सकती हूँ। कहते हुए वह भुवन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनुषा ने सवालिया नजरों से सास की तरफ देखा तो सास ने नजरें नीची कर ली। टीना ने भुवन के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 1 घंटे बाद उसने दरवाजा खोला। उतनी देर अनुषा के सीने में आग जलती रही। उसी समय जाकर उसने हनीमून के टिकट फाड़ डाले। रात तक अपना कमरा बंद कर रोती रही। सास ने उसे समझाते हुए कहा, देख बहू, पुरुषों द्वारा 2-2 स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर रखना कोई नई बात तो नहीं है। सदियों से ऐसी बातें चली आ रही हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे विमुख नहीं। कृष्ण का ही उदाहरण ले ले, जिनकी 16,000 रानियां थीं। रानी रुक्मणी के साथ साथ राधा से भी उनके संबंध थे। पांडु और राजा दशरथ की 3-3 पत्नियां थीं, तो इंद्र ने भी तो अहिल्या के साथ। अनुषा बोली, माँ जी, आप प्लीज अपनी दलीलें मुझे मत दीजिए। मुझे मेरे दर्द के साथ अकेले रहने दीजिए। एक बात बताइए माँ जी, आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा? अगर ऐसा है और यह घर टूटता है तो आप इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाइएगा। रोती हुई अनुषा बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी तो सास ने दबी आवाज में कहा, मैं समझती हूँ अनुषा तुम्हारा दर्द। देखो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। वे बभूत वगैरह दे देंगे या कोई उपाय बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो कल मेरे साथ। अनुषा को बाबाओं और पंडितों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर सास समझा बुझाकर जबरन उसे बाबा के पास ले गई। शहर से दूर वीराने में उस बाबा का आश्रम काफी लंबा चौड़ा था। आंगन में भक्तों की भीड़ बैठी हुई थी। बाबा की आंखें अनुषा को शराब जैसी जहरीली लग रही थीं। उस पर बार बार बाबा का भक्तों पर झाड़ू फिराना, फिर अजीब सी आवाजें निकालना अनुषा को बहुत कोफ्त हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टीना को उसकी जिंदगी से दूर करने में भला बाबा की क्या भूमिका हो सकती है। इसके लिए तो उसे ही कुछ सोचना होगा। वह चुपचाप बैठकर आगे का प्लान अपने दिमाग में बनाने लगी। इधर कुछ समय में उसका नंबर आया। बाबा ने वासनापूरित नजरों से अनुषा की तरफ देखा और फिर उसके हाथों को पकड़कर पास बैठने का इशारा किया। अनुषा को यह छुअन बहुत घिनौनी लगी। वह मुंह बनाकर बैठ रही। सास ने समस्या बताई। बाबा ने झाड़ू से उसकी समस्या झाड़ देने का उपक्रम किया। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा, बच्ची, तुम्हें 18 दिन केवल एक वक्त खाकर रहना होगा, और वह भी नमकीन नहीं, केवल मीठा। इसके साथ ही 18 दिन का गुप्त अनुष्ठान भी चलेगा। कालीबाड़ी के पास वाले मंदिर में रोजाना 11 बजे मैं एक पूजा करवाऊंगा। इसमें करीब 90,000 रुपयों का खर्च आएगा। जी बाबा जी, जैसा आप चाहे, सास ने हाथ जोड़कर कहा। अनुषा उस वक्त तो चुप रही, मगर घर आते ही बिफर पड़ी। माँ जी, मुझे ऐसे उलझुल उपायों पर विश्वास नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाली। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ताकि कोई बेहतर उपाय ढूंढ सकूं। अनुषा का गुस्सा देखकर सास चुप रह गई। इधर अनुषा देर रात तक सोचती रही। वह इतनी जल्दी अपनी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने काफी सोच विचार किया और फिर उसे रास्ता नजर आ ही गया। अनुषा ने पहले टीना के बारे में अच्छे से खोज खबर ली ताकि उसकी कमजोर नस को पकड़ सके। सारी जानकारियां एकत्रित की। जल्दी उसे पता लग गया कि टीना का पति रेडीमेड कपड़ों का व्यापारी है और पास के मार्केट में उसकी काफी बड़ी शॉप है। बस फिर क्या था, अनुषा ने अपनी योजना के हिसाब से चलना शुरू किया। सबसे पहले एक ड्रेस खरीदने के बहाने वह उस दुकान में गई। दुकान का मालिक यानी टीना का पति विराज करीब 40 साल का एक सीधा साधा आदमी था, जिसके सिर पर बाल काफी कम थे। वैसे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। अनुषा ने बातों ही बातों में बता दिया कि वह भी विराज के शहर की ही है। फिर क्या था, विराज उस पर अधिक ध्यान देने लगा। अनुषा ने एक महंगा सूट खरीदा और घर चली आई। 2-3 दिन बाद वह फिर उसी दुकान में पहुंची और फिर कुछ कपड़े खरीद लिए। विराज ने उसके लिए स्पेशल चाय मंगवाई तो अनुषा भी बैठकर उसे ढेर सारी बातें करने लगी। धीरे धीरे उसने यह भी बता दिया कि उसका पति भुवन विराज की वाइफ टीना के ऑफिस में काम करता है। विराज टीना और भुवन के रिश्ते के बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए अनुषा से और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा।
अनुषा अब अक्सर विराज की शॉप पर जाने लगी और उसे देर तक बातें भी करती। जल्द ही विराज से उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि विराज ने उसे अपने घर को भी आमंत्रित कर दिया। अनुषा ने विराज से टीना को समझाने की भी बात कही थी। तब विराज ने कहा कि टीना उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती रहती है। खैर, अगले ही दिन विराज के कहने पर अनुषा अपनी सहेली के साथ टीना की गैर मौजूदगी में विराज और टीना के घर पहुंच गई। विराज ने उसकी काफ़ी आवभगत की और तीनों ने अच्छा समय बिताया। चलते समय अनुषा ने जानबूझकर अपनी टीना के बेड पर कोने में अपना एक हेयर पिन रख दिया। रात में जब टीना ने वह हेयर पिन देखा तो बौखला गई और विराज से सवाल करने लगी। विराज ने किसी तरह बात को टाल दिया, मगर 2 दिन बाद ही अनुषा फिर विराज के घर पहुंच गई। इस बार वह किसी बहाने बाथरूम में अपना दुपट्टा लटका आई थी। साथ में उसकी सहेली भी विराज के घर गई थी। टीना ने जब लेडीज दुपट्टा बाथरूम में देखा तो आपे से बाहर हो गई और विराज पर उंगली उठाने लगी। यह दुपट्टा किसका है विराज? बताओ, किसके साथ रंगलरिया मना रहे थे तुम मेरे एब्सेंस में? पागल मत बनो टीना, मैं तुम्हारी तरह किसी के साथ रंगरलिया नहीं मनाता। विराज का गुस्सा भी फूट पड़ा। तुम्हारी तरह? क्या कहना चाहते हो तुम? भूलो मत, मेरे पिता के पैसों पर पल रहे हो तुम विराज। मुझको धोखा देने की भी मत सोचना। देखो टीना, मैं मानता हूँ कि एक महिला से मेरी दोस्ती हुई है, अनुषा नाम है उसका, मगर वह घर पर सिर्फ चाय पीने आई थी और वह भी अपनी सहेली के साथ। यकीन जानो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम रंगरलिया मनाना कर सको। अब टीना थोड़ी सावधान होगी। उसे महसूस होने लगा था कि बदला लेने के लिए ही अनुषा उसके पति पर डोरे डाल रही है। टीना ने अब भुवन के घर आना जाना कम कर दिया, मगर उसके साथ वक्त बिताना नहीं छोड़ा। इधर अनुषा फिर से विराज के घर पहुंची। इस बार वह विराज के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आई थी। यह एक खूबसूरत कविताओं का संग्रह था। विराज को कविताओं का बहुत शौक था। 2-3 घंटे दोनों कविताओं पर चर्चा करते रहे। इस बीच योजना अनुसार अनुषा की सहेली ने अपने इस्तेमाल की हुई एक लिपस्टिक टीना के ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। फिर विराज से इजाज़त लेकर दोनों वापस घर लौट आईं। अनुषा को अंदेशा हो गया था कि आज रात या कल सुबह टीना कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगी। हुआ भी यही। सुबह सुबह टीना अनुषा के घर धमक आई। वह बाहर से ही चिल्लाती आ रही थी, मेरे पति पर डोरे डाले तो अच्छा नहीं होगा अनुषा, मेरा पति सिर्फ मेरा है। हंसती हुई अनुषा किचन से बाहर निकली और बोल पड़ी, मान लो मैं तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही हूँ, तो अब बताओ क्या करोगी टीना तुम? मेरे पति पर डोरे डालोगी? अरे वह तो तुम पहले ही कर चुकी हो। आगे बताओ और क्या क्या कर सकती हो तुम? अनुषा का सवाल सुनकर टीना बिफर पड़ी। चीखती हुई बोली, खबरदार अनुषा, मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल दूंगी। तो निकाल दो ना टीना, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वह तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हो जाए। हंसी आती है मुझे तुम पर। मेरे पति के साथ गलत रिश्ता रखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम्हारे पति की ओर कोई देख भी ले तो तुम्हें समस्या हो जाती है। अरे कैसी औरत हो तुम जो औरत का दर्द ही नहीं समझ सकती? दर्द तुम नहीं सह सकती, वह दूसरों को क्यों देती हो? दूर खड़ा भुवन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें खुल गई। मन ही मन अनुषा की तारीफ कर रहा था। कितनी सच्चाई से उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब तक टीना भी सबके आगे अपना मजाक बनता देख संभल चुकी थी। अनुषा की बातों का असर हुआ था या फिर खुद पर जब बीती तो उसे जलन के एहसास ने टीना को सोचने पर विवश कर दिया था। उसके पास अनुषा को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। घर लौटते समय टीना फैसला कर चुकी थी कि आज के बाद भुवन पर वह अपना कोई हक नहीं रखेगी। रूम में जाकर वह मुंह धोने लगी। भुवन ने अपने किए के लिए अनुषा से माफ़ी मांगी, लेकिन अनुषा ने उसे माफ़ नहीं किया। अनुषा ने कहा, भुवन, तुमने मुझसे शादी करके कोई मुझ पर एहसान नहीं कर दिया था, उल्टा तुमने मुझे धोखे में रखा। अगर यह सब तुम मुझे शादी से पहले बता देते तो मैं शायद इस रिश्ते को मौका देती, पर तुम्हें तो यह सब मेरे सामने करने में भी लज्जा नहीं आई। जो पुरुष अपना मान नहीं रख सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे माफ़ करो, मेरा भी अपना स्वाभिमान है, और क्या पता आज तुम्हारी ज़िंदगी में टीना है, कल को कोई और आ जाए। लेकिन हाँ, मैंने यह बदला सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए लिया, ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि इसके पति दूसरी औरत के साथ फंसा था और मैं उसका सामना भी नहीं कर पाई। यह सुन भुवन को अपने किए पर अफसोस होने लगा। वह उसके सामने माफ़ी मांगने लगा और कहा कि इस रिश्ते को एक दूसरा मौका दे, वह फिर से उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। लेकिन अनुषा ने उसे अभी माफ़ नहीं किया और उसने भी कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, और फिर वह अपने मायके चली गई। दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।